नमस्कार दोस्तों। एक कहा जाता है कि सांस रुकना ही मौत नहीं होती है। सच को सच न कह सको, गलत को गलत न कह सको तो भी मौत होती है। आज यही हालात हैं कि कोई सच नहीं बोल पा रहा है, कोई झूठ को झूठ नहीं कह पा रहा है। हिम्मत खो दी है, आपकी जवान सिल गई है। और जब इस पर राहुल गांधी एक गोदी मीडिया के चैनल से यह पूछ देते हैं उसके प्रतिनिधि से कि तुम अपना नाम बताओ और अपने मालिक का नाम बताओ, आप अपने मालिक का नाम बताओ, तो इस पर टूट पड़ता है पूरा मीडिया। मीडिया आज राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ रहा है। मीडिया उनसे पूछ रहा है कि तुम किस जाति के हो। वो किस जात के हैं यह विषय नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी का कुछ लिया नहीं। लेकिन जिन्होंने इस देश के लोगों को गुमराह करके, इस देश के लोगों में झूठ फैला के, इस देश के लोगों में नफरत फैला के, इस देश के लोगों को गलत इतिहास, भूगोल, साइंस बता करके, नाली से गैस से चाय बना के इस देश के साथ जो धोखा किया है, उस मीडिया के मालिक का नाम पूछने में क्या गुनाह है। लखनऊ में राहुल गांधी ने जब एक रिपोर्टर से, इंडिया न्यूज के रिपोर्टर से पूछा कि आप यह बताओ कि आपके चैनल के मालिक का क्या नाम है, तो वह नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि यदि चैनल के मालिक कार्तिक शर्मा का वह नाम बताता तो यह भी पता चल जाता कि वह भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, वह हरियाणा से राज्यसभा भेजा गया है, तो उसे बताना पड़ जाता। उसे बताना पड़ जाता कि उनके परिवार की कमाई अवैध शराब के कारोबार से, उनके परिवार की कमाई किसानों के मारे गए गन्ने के मूल्य से, उनके परिवार की कमाई तमाम मेहनत कश के मारे गए पैसे से, वेतन से और तमाम सारे फ्रॉड से। इसलिए उसने नाम नहीं बताया। लेकिन पूरे देश का मीडिया, जो गोदी मीडिया है, चरण चुंबक मीडिया है, वो राहुल गांधी पर टूट पड़ा है, उनके खिलाफ बिल्कुल मुहिम छेड़ दी है। उधर प्रधानमंत्री पहुंचे वाराणसी। पिछले 10 सालों में वो 44वें बार वाराणसी पहुंचे थे। 10 साल में 44 बार जो वाराणसी गए, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां के वो सांसद हैं। और वहां पर भी जाके वो वहां के लोगों की बात न करके राहुल गांधी पर हमला कर रहे थे। वो हमला कर रहे थे अखिलेश यादव पर, वो हमला कर रहे थे तमाम सारे उन नेताओं पर जिनको लेकर के सवाल उठते हैं, जो लगातार सवाल करते रहे हैं इस देश के, प्रदेश के लोगों के बारे में, वहां होती तमाम गड़बड़ियों के बारे में उन पर हमला कर रहे थे। वो यह जवाब नहीं दे रहे थे कि इस प्रदेश में युवा बेरोजगार क्यों है, बल्कि वो ये कह रहे थे कि वो व्यक्ति जिसे खुद होश नहीं, वो दूसरों को नशेड़ी बता रहा है। तो साहब, किसको बता रहा है? होश तो आपको नहीं है, तथ्य तो आप गलत बताते हैं और झूठ आप बोलते हैं, और इतना झूठ बोलते हैं कि हर किसी का हक मारते हैं। बहरहाल, उन्होंने जो बोला बोला, लेकिन कोई सार्थकता नहीं थी जिससे कि वाराणसी के लोग कहें कि उन्हें कुछ मिल गया, बल्कि वो ये बताने लगे कि मैं इतने सालों में बनारसी हो गया। अब वो बनारसी हो गए या नहीं हो गए, यह बात इसी से समझ में आती है कि बनारसी कोई कपड़ों की
क्रिज बिगड़ने की चिंता नहीं करता है। वो अपनी ही धुन में चलता है और बिल्कुल मस्त मौले की तरह रहता है। तो बनारस वो है। चलिए, ये बनारसियों की जब बात हो रही है तो सबसे बड़ी बात, बनारस मोक्षदायिनी भी होता है। बनारस के घाट में कहते हैं, वाराणसी में यदि किसी का निधन होता है, हिंदू मैथोलॉजी में कहते हैं, तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। अब किसको मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग विषय है, लेकिन उस ब्रजेश पाल ने अपनी पूरी डिग्रियां जला दी और डिग्रियां जला करके उसने लिखा अपने माता पिता को कि मुझे माफ करना, ये डिग्रियां अब मेरे काम की नहीं रह गई हैं, ये मुझे नौकरी नहीं दिला सकती, ये जाति का सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं रह गया है, ये मुझे नौकरी नहीं दिला सकता है। पिछड़ी जात का ब्रजेश पाल कन्नौज में आत्महत्या कर लेता है। आप कल्पना करिए कि किस दशा में उसने तमाम परीक्षाएं दी थी, लेकिन उन सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए और पेपर लीक होने के कारण उसे कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही थी। हालत ये हो गई थी, वो मानसिक अवसाद में आ गया। आप कल्पना करिए, इस दशा में इस देश के युवाओं को ले आए हैं नरेंद्र मोदी। कहीं युवा इस स्थिति में आ गया है, विकृत हो गया है कि वो हिंदू मुस्लिम के नारे लगाते हुए लड़ते भिड़ते अपनी जिंदगी को बर्बाद करता घूम रहा है, अपराधी बन रहा है। कहीं जाकर के किसी को गोली मार देता है, किसी के साथ कुछ कर देता है, अराजक हो गया है। तो दूसरी तरफ जो आज भी अपने जीवन को सुरक्षित बनाने की बात करता है, वो कहता है कि साहब, जिसके मैं योग्य हूं वो दे दो, मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा। तो यह स्थिति आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और इलाहाबाद में, यानी जो प्रयागराज हो गया, वहां सभी जगह आज युवा इतने बड़ा प्रदर्शन कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी की जो तमाम रैली कर रहे थे उसमें उसका 1/4 क्या 1/10 हिस्सा भी नहीं था, 1/5 हिस्सा भी नहीं था। लेकिन ये युवा, हजारों हजार युवा प्रदर्शन कर रहे थे और ये वो लोग थे जो कह रहे थे ये जितने पेपर लीक हुए हैं इनकी निष्पक्ष जांच हो और हमें रियायत दे करके, जो हमारा वक्त बर्बाद किया है इस कारण से, हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसको करके हमारी परीक्षा करा के हमें नियुक्ति दी जाए। वो 69,000 स्टूडेंट्स भी प्रदर्शन कर रहे थे जो भर्ती हो चुके हैं, योग्य पाए जा चुके हैं और उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। वो टीचर्स, वो शिक्षक, वो आज परेशान है, रो रहे हैं और वो भी प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे थे पिछड़ी जात के वो लोग जो उप मुख्यमंत्री जो पिछड़ी जात के हैं, मौर्य, उनके यहां जाकर के प्रदर्शन कर रहे थे तो लाठियां मिल रही थी। इस देश के अपने राज्य में, अपनी राजधानी में वो प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, लाठियां पड़ेंगी, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, वाटर कैनन छोड़ी जाएगी। तो आज जब राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान प्रतापगढ़ में, अमेठी में और प्रयागराज में उन युवाओं से मुलाकात की और बोले कि आप सो रहे हो, जाग जाओ, तो युवाओं में यह भरोसा जागा है। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं रायबरेली में, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए लड़ेंगे। और जहां राहुल गांधी ने कहा तो युवा पूरी तरीके से एक होकर के खड़ा हो गया। उसे आज उम्मीद दिखने लगी है राहुल गांधी, और इसलिए वो आज संघर्ष के लिए निकल चुका है। और जब युवा संघर्ष के लिए निकल जाता है तो सब कुछ बदल देता है। तो अब नरेंद्र मोदी को मोक्ष दिलाने जा रहा है युवा।
उनकी इस राज सत्ता से वो मोक्ष दिलाए। निश्चित रूप से जिस तरीके से उन्होंने राजभोग किया है, उस भोग को वो अब योग में बदलेगा। तो आज युवाओं का बिल्कुल प्रचंड दिखाई दिया। कल हमने देखा ही था कि जिस तरीके से जयपुर में युवा निकला हुआ था और वो युवक कांग्रेस के नेतृत्व में उन्होंने जिस तरीके से किया था, उनके ऊपर लाठी चली, वाटर कैनन चला, सब कुछ चला, लेकिन वो घबराया नहीं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में हमने देखा, मध्य प्रदेश में भी लाठियां चली, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया और नेताओं को गिरफ्तार किया गया, सब कुछ हुआ। वो आज कह रहा है पेपर लीक से बड़ा अपराध क्या है, हम इसके लिए लड़ेंगे, और इस पर बोल रहे थे। आज हरियाणा की विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य में एमएसपी किसानों को तो नहीं दिया, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, लेकिन मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस दे दिया जेजेपी को। और ये युवा आए थे और युवाओं को ही ठग लिया, किसानों को ही ठग लिया और उनको ओप कर रहे हैं। अब तक प्रदर्शन करते 7 किसानों की जान जा चुकी है, 1 किसान को गोली से मारा जा चुका है, और इन सब स्थितियों में किसान लड़ रहा है। किसान भी अपना सवाल कर रहा है कि हमने आपको दिया है प्रधानमंत्री फसल किसान योजना का, जो आपने बीमा योजना थी, उसमें किस तरह से आपने सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम किया है, हमारे लिए नहीं। 40,000 करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ बीमा कंपनियों को करा दी गई है और उसके मुकाबले कुछ नहीं मिला है किसानों को। यानी सरकार एजेंट बन गई है बीमा कंपनियों की, और वो एजेंट बनकर के काम कर रही है। वही यदि आप देखेंगे कि किसानों की दशा कितनी खराब हो रही है, उसको लेकर के जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो गांव में मनरेगा की मजदूरी करते थे, उसमें 7.5 करोड़ लोगों के नाम काट दिए गए, 7.5 लाख करोड़। यानी आप भिखारी बन के रहिए, लेकिन आप मेहनत करके खाएंगे तो हम नहीं खाने देंगे। यह इस सरकार की नीति है, और जब यह नीति हो तो आप सोच सकते हैं कि किस दिशा में जा रहा है देश और कहां जा रहा है। यही वजह, उधर बिहार में तेजस्वी यादव निकले हुए हैं और युवा वहां पर नौकरी, विकास, निवेश, जनहित के मुद्दे, इन सब को लेकर के सवाल कर रहा है, और वो पूछ रहा है कि आखिर कहां हो, क्यों नहीं हो रहा है। इस देश के लोगों के साथ झूठ पर झूठ बोला जा रहा है और बेरोजगार युवाओं पर लाठियां चल रही हैं। हक देने की बात तो दूर है। और वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सरकार की स्थिति क्या हो गई है, वो अब उसने एक प्रकार से यह योजना बना दी है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की, कि इसको प्रधानमंत्री चंदा दो योजना बना दिया है, बेल दो योजना बना दिया है, बिजनेस फ्लो योजना बना दिया है। राहुल गांधी ने यह बड़े बेहतर तरीके से बताया कि क्रोनोलॉजी क्या है। कहते हैं ना, देश के गृह मंत्री हैं नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े चाणक्य हैं अमित शाह, क्रोनोलॉजी। तो जो क्रोनोलॉजी बताते हैं वही, कि किस तरीके से चंदा देने, किस तरीके से बेल देने, और किस तरीके से बिजनेस लो योजना बन गई है। और जब यह योजना बन गई हो तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री ने वसूली भाई योजना की तरह से ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग किया है, चंदे का धंधा बना दिया है। 335 करोड़ रुपया वसूला, सिर्फ 30 कंपनियों का डिटेल है अभी, बाकी का आएगा तो और ज्यादा निकलेगा, लेकिन इतने में ही 335 करोड़ वसूल लिए 30 कंपनियों से। सिर्फ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेड है, इन पे तो ईडी की ही रेड है। तो ये आप समझ सकते हैं इस तरीके से बेशर्मी का धंधा चल रहा है। और एमपी की एक डिस्टिलरी के मालिकों को बेल मिलते ही, बेल तब मिलेगी सरकार तब आपका थोड़ा ढीला छोड़ेगी, तो
वो शराब कंपनी के मालिक थे, उनको तब बेल मिली जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दिया। मित्रों की कंपनियों की कैसे कमाई कराई जाए, इसके लिए पूरा खेल चल रहा है। इसके अलावा मोदी राज में भाजपा को अवैध चंदा और जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके जरिए इसे कैसे इज ऑफ डूइंग बिजनेस बना दिया गया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं ना इज ऑफ डूइंग, तो वही है। तो इस तरह की स्थिति जब इस देश को इस तरह से बना दिया गया हो तो आप समझ सकते हैं कि आपको रोजगार कौन देगा। आपके बच्चे, मेरे पास में कल रात को गोरखपुर से शुक्ला जी हैं, उनका फोन आया, उनके 2 बच्चे बड़े समय से परेशान। मुझे याद है कि 2019 में उनका बच्चा मुझे मिला था, मैंने किसी से कह दिया था तो प्राइवेट नौकरी के लिए, लेकिन अब क्या होता है साहब, वो भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की भी नौकरी साहब पैसा लेके ही दी जाती है और किस तरीके से वसूली की जाती है उसका उन्होंने बताया। अब न सरकारी नौकरी है, न कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, न कोई नौकरी है, क्यों? पैसा चाहिए। तो इस तरह से और जो प्राइवेट लोग नौकरियां दे रहे हैं उनमें भी सिफारिशें भाजपा के नेताओं की आ रही कि इसको रख लो, इसको कर लो। यह दशा है। तो सवाल उठता है कि आखिर किस दशा में ले आए हैं देश को। इस देश के बच्चों का भविष्य कहां आपने फंसा दिया है। और इसके बाद में आप कहते हैं कि नशे में, निश्चित रूप से होश तो उन्हीं को है जो यह बता रहे हैं कि आपने क्या हालत कर दी। आज बहुत अच्छा असर हुआ है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। आज जगह जगह युवा खड़ा हो रहा है और अपने हक मांग रहा है और वो कह रहा है कि हमें हक दीजिए, हमें बताइए कि कैसे हम करेंगे, भविष्य हमारा खत्म कर रहे हैं आप। यह स्थिति है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मौजूदा मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी कि जो हमने स्कॉलरशिप शुरू की थी कि विदेश जाने वाले बच्चों को, जो मेधावी बच्चे हैं उनको एक स्कॉलरशिप देने से जिससे कि वो विदेश में पढ़ सकें, इसमें मदद करने का था। उस स्कॉलरशिप के पैसे ही नहीं रिलीज किए जा रहे जब से सरकार आई, और उसकी किस्त न जाने से वो परेशान है क्योंकि वो कोई रईस घरों के बच्चे नहीं है, गरीब घरों के बच्चे। लेकिन साहब आप तो वो भी खा जाएंगे। तो यह हालत है, आपका भविष्य यहां भी नहीं दे सकते हैं और विदेश में भी नहीं। विदेश का आप देख ही रहे, आपको भेजेंगे इजराइल, जाइए इजराइल के लिए लड़िए जाके और वहीं मर जाइए। अपने देश के लिए नहीं, वहां जाके मरिए। और यहां पे तो अग्निवीर बना ही दिया है कि ना आपको चिकित्सा मिलेगी, ना आपको शहीद का दर्जा मिलेगा, ना आपको माना जाएगा, ना कुछ। हमने देखा जो शहीद हुए तमाम अग्निवीर, उनको कुछ नहीं, सम्मान तक नहीं, यहां तक कि सेना की गाड़ी तक उन्हें छोड़ने नहीं आती। इस दशा में लाके खड़ा किया। इसीलिए ब्रजेश पाल जैसे लोग मौत को हाथ लगा रहे, गले लगा रहे, और इसीलिए जो होश में नहीं है उन्हें होश में आने की जरूरत है, और होश में लाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। तो अब समझ जाइए, ये वसूली तंत्र आज इधर है, कल उधर होगा, पता नहीं किसकी गर्दन उनके हाथ होगी। इसलिए अभी भी वक्त है, सच के साथ खड़े होइए, दम से सच बोलिए, वरना जिंदा मुर्दा तो है ही है आप। जय